हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के जो पॉलीमर टॉपिक है बहुलक, उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके सामने हमेशा हमारी तरफ से रखे जाते हैं, रखे जाएंगे भी। और आप भी अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा हो सकती है मेहनत करते रहे मेरे दोस्तों। ठीक है, आज नहीं तो कल आपने जो सपना देखा है, आपका जो टारगेट है, वह ज़रूर पूरा होगा। और अगर आपको जैसे प्रश्न ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसी प्रकार के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मॉडल पेपर की ज़रूरत है तो आप 9828721229 इस नंबर के ऊपर आप 99 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अमेज़न पे करवा सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का लेकर के और आप इसी नंबर पे तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप आएगा, हमारी टीम कुछ ही मिनट में आपके ऊपर मॉडल पेपर की और क्वेश्चन बैंक की तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पीडीएफ भेज देगी। उस पीडीएफ को आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। पेमेंट आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, किसी और के भी फ़ोन से करवा सकते हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर आप अपने नंबर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट चाहे किसी भी नंबर से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट स्क्रीनशॉट आप अपने नंबर से ही भेजें और उसके नीचे ये ज़रूर लिखें कि आपको कौन से मीडियम में पेपर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? मेरे दोस्तों, आपने पॉलीमर जरूर पढ़े होंगे, जिनमें एक तो होता है कृत्रिम, दूसरा प्राकृतिक। एक आर्टिफिशियल होता है और दूसरा नेचुरल होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? सेलुलोज, पॉलीथीन, पीवीसी या टेफ्लॉन? बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और सभी का आंसर सही है, सेलुलोज। सेलुलोज मेरे दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक है। यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सेलुलोज का मोनोमर आप मुझे बताइएगा। मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि सेलुलोज में क्या होगा और सेलुलोज किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है, फ्रक्टोज का है कि गैलेक्टोज का है? जल्दी बताइए, देखें इसमें ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा कि गैलेक्टोज होगा? वेरी गुड, ग्लूकोज 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 आंसर आ रहा है। इसके बाद में भी ग्लूकोज की भी अलग अलग फॉर्म होती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सुनिएगा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का मोनोमर आपको बताना है। तो बताइएगा प्राकृतिक रबर का मोनोमर, जल्दी बताएं, देखें। वाइनिल क्लोराइड, एक्रोलीन, एथिलीन या आइसोप्रीन? बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, आइसोप्रीन इज करेक्ट आंसर और आपके भी आंसर आ रहे हैं। और आइसोप्रीन ये मोनोमर है और आइसोप्रीन के मिलने से बनता है पोली आइसोप्रीन, जो कि एक पॉलीमर है। ठीक है, याद रखना इस बात को। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक लक्षण कौन सा है? प्रोटीन की संरचना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों? प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? ईथर होता है, एस्टर होता है, पेप्टाइड होता है कि इनमें से कोई नहीं होता? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ, देखें। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुका है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड इज राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि हर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और उस पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को ही हम प्रोटीन कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है डेक्रोन। डेक्रोन का आपको एक उदाहरण देना है मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, देखें डेक्रोन का एग्जाम्पल बताओ। देखें डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलीएस्टर का, पॉलीएमाइड का, पॉलीयूरेथेन का कि पॉलीप्रोपाइलेन का? जल्दी करो, देखें। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट बता रहे हैं, पॉलीएस्टर। इसके बाद में मेरे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है? मतलब इनमें से नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, किस में पाया जाता है नाइट्रोजन?
और सभी के ए ऑप्शन आ रहा है नाइलॉन। नाइलॉन इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों उस पे चलते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप सुनम्य बहुलक है। ताप सुनम्य बहुलक कौन सा है मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहला है मेलेमीन फार्मेल्डिहाइड, फिर पॉलीथीन, फिर वल्कनीकृत रबर और फिर बेकेलाइट। कौन सा होगा इनमें से सही, जल्दी कीजिएगा। ऑप्शन बी सही बताया जा रहा है। बताओ बच्चे सही है क्या? क्या पॉलीथीन जो है ताप सुनम्य बहुलक है? जी हाँ बिल्कुल है। इसके बाद ऑर्लोन एक योगात्मक बहुलक है। तो आप ऑर्लोन के केस में पढ़ चुके होंगे जानकारी। तो ऑर्लोन एक योगात्मक बहुलक है। तो आप मुझे बताओ ये किसके लिए योगात्मक बहुलक है? ये मेथेन का है कि एथिलीन का है कि वाइलिन क्लोराइड का है कि वाइलिन साइनाइड का है? जल्दी बताओ देखें मेरे दोस्तों। आपने पेन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, PAN पोली एक्रिलो साइनाइड, ठीक है ना? याद करो मेरे दोस्तों, जिसे वाइनिल साइनाइड भी कहते हैं, पोली वाइनिल साइनाइड, ठीक है ना? याद रखना। और उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्लोन। तो सातवें क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में टेफ्लॉन पॉलीमर का मोनोमर आपको बताना है। तो इनमें से टेफ्लॉन का मोनोमर कौन सा है, जल्दी बताएं, देखें जल्दी बताइएगा। टेफ्लॉन का मोनोमर बताओ देखें। CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CCl2। सीधी सी बात है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके भी ऑप्शन सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाइलॉन है। नाइलॉन क्या है? पोली प्रोपिलीन, पोली एथिलीन, पोली एस्टर की पोली एमाइड। बताओ देखें इस केस में कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है मेरे दोस्तों वो है पोली एमाइड, पोली एमाइड। अब देखिए मेरे दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया जाए, ठीक है, आपके सामने सही तथ्य रखे जाए। फिर भी कहीं कोई मानवीय भूल होती है तो आप जरूर हमें सजग करें, सावधान करें। अब देखिए मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव बहुलक नहीं है? देखो आपको पता ही है, जब मेरे दोस्तों बायोपॉलीमर की बात की जाती है, जैव बहुलक की बात की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो किसी न किसी जैव घटक का हिस्सा हो, ठीक है। तो इसने कहा जैव बहुलक कौन सा नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स कौन सा नहीं है? तो सेलुलोज तो है ही, DNA भी है और प्रोटीन भी है, लेकिन क्या नाइलॉन, क्या नाइलॉन एक जैव बहुलक में शामिल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, याद रखना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 10वां, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाइनिल क्लोराइड का मोनोमर आपको बताना है, जल्दी बताओ। वैसे तो जब बात आ गई वाइनिल क्लोराइड की तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि वाइनिल क्लोराइड किसका मोनोमर है। पहले मैं यहाँ पे एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ। आपने मेरे दोस्तों ये जितने भी वायर और पाइप देखी होगी, ये किसकी बनी हुई है? ये PVC की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? PVC। PVC की फुल फॉर्म क्या है? पोली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। और इस PVC का मोनोमर कौन होता है? तो वाइनिल क्लोराइड, ठीक बात। तो यहाँ पे आंसर आ ही गया कि वाइनिल क्लोराइड एकलक है। किसका एकलक है? PVC का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलीकरण, जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं। जल्दी बताओ देखें, दो या दो से अधिक रासायनिक दृष्टि से भिन्न मोनोमर भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिएगा। सह बहुलीकरण, श्रृंखला बहुलीकरण, योगात्मक की समांगी? लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। दो या दो से अधिक रासायनिक दृष्टि से भिन्न, ठीक है ना, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो, इस तरह के मोनोमर के मिलने से कैसा बहुलक बनता है?
बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आप सही कह रहे हैं। तो इसे सबहुलीकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च, जिसे आप मंड भी कहते हैं हिंदी में। बताओ देखें मेरे दोस्तों, ये वही पदार्थ है जिसे आप जब ग्रहण करते हो भोजन के रूप में, तो आपका एमाइलेज एंजाइम इसका ब्रेकडाउन करता है पहले माल्टोज में, और फिर आगे मेरे दोस्तों एक एंजाइम आता है माल्टेज, जो इसे तोड़ता है ग्लूकोज में। तो आंसर काफी हद तक मैंने आपके सामने रख ही दिया है कि भाई स्टार्च का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में ही होता है। इसका मतलब स्टार्च के अंदर केवल ग्लूकोज ही पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है नियोप्रीन किस एकलक के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है? नियोप्रीन किस मोनोमर के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जल्दी बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? स्टाइरीन, फिनोल, क्लोरोप्रीन या आइसोप्रीन? ठीक है, जल्दी बताइए देखें। वेरी गुड वेरी गुड। यही हौसला, यही जुनून मेरे दोस्तों आपको अपने टारगेट तक लेके जाएगा। ठीक है। और आप वास्तव में आपकी पूरी जो बच्चों के अंदर जो यूनिटी मैंने देखी है वो काबिल तारीफ है। आप डेली शाम को 5:15 से लेकर के और मेरे दोस्तों 7 बजे तक विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ की लाइव क्लासों में पार्टिसिपेट करते हैं, सुबह की क्लासों में पार्टिसिपेट करते हैं, और दिन में भी किसी दिन अगर हमारी क्वेश्चन सीरीज लेट हो जाती है तो आप दिन को भी जैसे ही नोटिफिकेशन डालते हैं आप पूरा भरोसा जताते हैं। और मेरे दोस्तों ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा जाएगा। डेली सैकड़ों बच्चों की कॉल आते हैं, हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को रेस्पॉन्ड किया जाता है, जवाब दिया जाता है। ठीक है ना। सैकड़ों बच्चे मॉडल पेपर के लिए पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, एडवांस में पेमेंट करते हैं, एक एक दिन 2-2 दिन पहले आप पेमेंट करते हैं। ये भरोसा है आपका, ये विश्वास है आपका, और इस विश्वास को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। फिर भी मेरे दोस्तों कभी भी आपको लगे कि मेरे से कोई भूल होती है, मैं कहीं कोई रास्ता भटकता हूँ, आप मुझे ज़रूर सावधान करते रहना। आप मुझे बताते रहना कि सर यहाँ पे ये गलती हुई है, और मैं उसे ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो 14वां जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरोप्रीन। इसके बाद में रेयन बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? रेयन को बनाने के लिए हम किस बहुलक को काम में लेते हैं? जल्दी बताओ देखें, नाइलॉन को, सेलुलोज को, स्टार्च को, या क्लोरोप्रीन को? देखो मेरे दोस्तों आप याद करो, जब अपन रेयन का फाइबर बनाते हैं तो अपन जो कागज की लुगदी, जो मेरे दोस्तों सेलुलोज का घोल तैयार करते हैं ना, ठीक है, उसमें अपन जो है, अब मैंने कागज की लुगदी और सेलुलोज का घोल बता दिया तो आंसर आपके सामने आ गया, और आंसर होगा सेलुलोज। ठीक है। तो इसलिए आपसे अगर मैं पूछूं कि रेयन कैसा पॉलीमर है, कैसा पॉलीमर है बताओ देखें, प्राकृतिक है, संश्लेषित है, कि अर्ध संश्लेषित है? जल्दी बताओ देखें। इसके बाद में नेक्स्ट है पॉलीथीन बहुलक का आरंभिक पदार्थ है। पॉलीथीन बहुलक का आरंभिक पदार्थ एथिलीन है, एथेन है, एसिटिलीन है, कि मेथेन है? जल्दी बताओ। पॉलीथीन बहुलक का आरंभिक पदार्थ। वेरी गुड मेरे दोस्तों, यही आंसर, और इसी तीव्रता से आंसर की जरूरत है। सभी बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया, एथिलीन। क्योंकि आपको ही पता है मेरे दोस्तों, एथीन के बहुलीकरण से क्या बनती है? पॉलीथीन बनती है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। डेक्रोन के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? डेक्रोन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और डेक्रोन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल जल्दी बताओ देखें, सभी बच्चों से अनुरोध है कि आंसर जरूर देते रहें। बताओ देखें, एथिलीन को आप उपयोग में लेते हो क्या? एथिलीन को यूज में लेते हो क्या? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद में बात आती है एडिपिक अम्ल की। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, इनका उपयोग तो अलग तरह से होता है जब आप नाइलॉन वगैरह कुछ बनाते हो। ठीक है। तो डेक्रोन बनाने के लिए आप किसका किसका बिल्कुल वेरी गुड, CH2OH, CH2OH, जिसे आप एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हो। ठीक है। इसके बाद में बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका उपयोग होता है? लैक्सेन का, क्लोरीप्रीन का, नोमेक्स का, कि PMAM का? जल्दी बताओ देखे मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। वाह वंडरफुल, लैक्सेन इज करेक्ट आंसर। ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल को किसके साथ गर्म करने पर गिलेप्टन प्राप्त होता है? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों। एथिलीन ग्लाइकोल को हम किसके साथ गर्म करें कि गिलेप्टन प्राप्त होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। थैलिक एसिड जिन जिन का आंसर है वो बिल्कुल राइट है। थैलिक एसिड इज राइट आंसर मेरे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है मेरे दोस्तों? बताओ देखें। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब हो गया डीएनए या आरएनए। तो मुझे डीएनए या आरएनए बनाना है तो किसके बहुलीकरण से बनाऊंगा? बताओ देखें। न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनेगा कि मेरे दोस्तों न्यूक्लियोसाइड के बहुलीकरण से बनेगा कि ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनेगा कि अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से बनेगा? डीएनए के बारे में क्या लिखते हो? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसमें 2 रज्जु पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से। याद रखना मेरे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रबर नहीं है? नियोप्रीन, ऑर्लॉन, थायोकोल या एसबीआर? कौन सा सिंथेटिक रबर नहीं है मेरे दोस्तों? जल्दी बताओ देखें, आपका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ऑर्लॉन जो है वो सिंथेटिक रबर मेरे दोस्तों नहीं है। इसके बाद में बेकेलाइट बनता है जब क्रिया किसके साथ करवाते हैं? बेकेलाइट को बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करवानी पड़ती है मेरे दोस्तों? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। हमें टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन करने हैं मेरे दोस्तों। और बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर है ऑप्शन बी, फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल, फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवा करके हम बेकेलाइट उत्पन्न करते हैं मेरे दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूना एस और ब्यूटाडाइइन तथा डेस का बहुलीकरण कराने पर प्राप्त होता है। तो जल्दी बताओ देखें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप कौन सा पदार्थ लोगे तब जा करके आपको आपको मेरे दोस्तों ब्यूना एस प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त करना है आपको? ब्यूना एस। ब्यूना एस बनाने के लिए एक तो क्या होगा? ब्यूटाडाइइन। साथ में उसकी क्रिया किससे कराओगे? तो सर साथ में क्रिया स्टाइरीन से करवाएंगे। स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइइन दोनों मिलकर के ब्यूना एस बनाते हैं। एक होता है ब्यूना एस और एक होता है ब्यूना एन। ये दोनों ही मेरे दोस्तों क्या है? ये दोनों ही मेरे दोस्तों जो है संश्लेषित रबर है, याद रख लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुलकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बहुलकों के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? पहला है, बहुलकों की श्यानता उच्च होती है। दूसरा, बहुलकों में आवेश नहीं होता। तीसरा, बहुलकों का अणुभार निम्न होता है। और फिर बहुलकों के का प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझना कि अपने को बहुलीकरण करवाना है तो अपन मोनोमर को जोड़ेंगे तभी तो पॉलीमर बनेगा। तो पॉलीमर तो एक बड़ी संरचना हुई कि नहीं हुई, तो इसका तो अणुभार निम्न होगा कि उच्च होगा? इसका मोलिक्यूलर वेट तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो मेरे दोस्तों कौन सी बात गलत है? ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी सही है। इसके बाद में मेरे दोस्तों 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से क्वेश्चन पे? 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और वो है नाइलॉन 66 किससे बनता है? नाइलॉन 66 को अगर मुझे बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्तों? आप बताओ देखें। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं। एक है क्लोरोप्रीन, दूसरा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से तो रबर बनाते हो आप लोग। फिर केप्रोलैक्टम और फिर एडिपिक अम्ल। जल्दी करो देखें कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताओ देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये क्वेश्चन केवल आपके लिए। ब्यूटाइल रबर में मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? जल्दी बताओ देखें, ब्यूटाइल रबर में मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? तो आपका आंसर जिन जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है वो काफी हद तक सही है। आइसो ब्यूटाइलिन प्लस आइसोप्रीन, इन दोनों के मिलने से ब्यूटाइल रबर जो है मेरे दोस्तों प्राप्त होता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है? अब इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो पॉलीमर की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। तो कार्नोबामोम, कार्बोमोम, मधुमोम या पैराफिन मोम? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर पॉलीमर है मेरे दोस्तों कार्बोमोम, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्राकृतिक सिल्क है, तो नेचुरल सिल्क कौन सा है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीक्लोरोप्रिन या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। बहुत ही गजब का प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। और यहाँ पर याद रखना प्राकृतिक सिल्क, सिल्क का मतलब तो आप जानते हो धागे, जैसे मान लो रेशम कीट का जो धागा होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, और प्रोटीन का मतलब क्या? पॉलीपेप्टाइड। तो प्राकृतिक सिल्क जितनी भी है वो क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से पॉलीएमाइड कौन सा नहीं है? तो देखो देखें, पॉलीएमाइड के रूप में कौन व्यवहार नहीं करता? ऊन, लेदर, नाइलॉन या प्राकृतिक रबर। तो इतनी तो बात क्लियर है कि यहाँ पर प्राकृतिक रबर, चूंकि ये नेचुरल पॉलीमर है इसलिए ये पॉलीएमाइड की तरह बिहेव नहीं करता। इसके बाद में लास्ट 30वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और वो क्या है आप देख लीजिएगा। जैव बहुलक का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बताओ देखें, इनमें से जैव बहुलक कौन सा है? बताओ देखें, जीवों के शरीर में कौन सा पाया जाता है? क्या टेरिलीन? नहीं। नाइलॉन भी नहीं। टेफ्लॉन? बिल्कुल भी नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? डीएनए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं, और अपन इस प्रकार के प्रश्न नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक के, केमिस्ट्री के आपने कहा है कि सर आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाइएगा। तो मेरे दोस्तों इन क्वेश्चन का जो लेवल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और भी आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न लाते रहेंगे और आपको जो है नए नए क्वेश्चन से मुखातिब करते रहेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग करोगे, आपको आंसर देने का तरीका उतना ही आपका डेवलप होगा मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, एक जाते जाते बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि मेरे दोस्तों, चूंकि कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है तो इसलिए एक तो घर से बाहर नहीं निकले, और दूसरा मेरे दोस्तों मास्क का यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो मास्क के बिना तो आप किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकले, चाहे आपके एक वैक्सीन लगी हुई हो, चाहे आपके 2 वैक्सीन लगी हुई हो, ठीक है ना। इस बात का पहले ध्यान रखें। इसके अलावा मेरे दोस्तों सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, क्योंकि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं। आप ही अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरे दोस्तों बाकी वाले कैसे फॉलो करेंगे? तो इसलिए आप लोग इन हर एक बात का ध्यान रखें। कम से कम आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई एक व्यक्ति भी अगर प्रेरणा लेगा तो भी वो अच्छी बात है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आज मैं बीएससी नर्सिंग और साथ ही बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम और साथ ही साथ पैरामेडिकल फार्मेसी और बीपीटी की काउंसलिंग को लेकर के भी एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। कोविड के चलते एग्जाम की क्या सिचुएशन रहेगी उसको लेकर के भी आज हम 5:15 बजे लाइव क्लास में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपने या आपके दोस्त ने अभी तक हमारे टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर लें मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारी पूरी टीम और मैं आपके लिए जो है पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। तो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने जो मॉडल पेपर है वो नहीं जाने चाहिए। आपका ये कर्तव्य है कि आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है मेरे दोस्तों, हेल्प करनी है, ठीक है। अगर आपको मॉडल पेपर और क्वेश्चन सीरीज लेनी है तो लगभग आपको मेरे दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की एक पूरी बैंक मिलेगी आपको, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे नंबर है 9828721229। इस नंबर पे आप जो है 99 रुपीज़ का फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके आप अपने मॉडल पेपर मंगवा सकते हो। मॉडल पेपर मंगवाने के लिए पहले इस नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे या अमेज़न पे या पेटीएम जो भी आपके लिए सुविधाजनक है उससे आपको 99 रुपये भेजने हैं। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप भेजना है। यह नंबर आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना और फिर व्हाट्सअप में जा करके वो स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे सेंड कर देना। आप किसी और नंबर से भी पेमेंट करवा करके भी आप अपने व्हाट्सएप पर मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं। हमारे मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो मेरे दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होंगे, ये मैं दावा करता हूं मेरे दोस्तों। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मौजूद है। तीनों ही सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको केवल 99 रुपये में मिल रहे हैं। फीस मैंने बिल्कुल इसकी 200 रुपये से घटा करके 99 की आप ये भी कह सकते हो,
क्योंकि 100 रुपये की क्वेश्चन बैंक अब आपको 50 में दे रहे हैं। और मेरे दोस्तों इसके अलावा 100 रुपये के मॉडल पेपर भी 50 में दे रहे हैं, यानी केवल 99 रुपये में पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।